वाह भाई मज़ा आ गया। भाभी के हाथों में तो जैसे जादू की छड़ी है। बस खाने पर घुमा देती है और खाने वाला समझ ही नहीं पाता कि खाना खाए या अपनी उँगलियां चाटे। अनूप ने दो चार कौर खाते ही हमेशा की तरह खाने की तारीफ शुरू कर दी तो रसोई में फुलके सेकती रेखा भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। पास ही खड़ी सुधा के भीतर कुछ दरक सा गया, मगर उसने हमेशा की तरह दर्द की उन किरंचों को आंखों का रास्ता नहीं दिखाया, दिल में उतार लिया। अरे भाभी, सुधा को भी कुछ बनाना सिखा दो ना। रोज रोज की सादी रोटी सब्जी से हम उब गए। बच्चे तो हर तीसरे दिन होटल की तरफ भागते हैं। अनूप ने अपनी बात आगे बढ़ाई तो लाख रोकने की कोशिश के बावजूद सुधा की पलकें नम हो आई। इसके पास कहाँ इतना टाइम होता है जो रसोई में खपे। एक ही काम होगा, या तो कलम पकड़ लो या फिर चकला बेलन। रेखा की चहक में छिपे व्यंग्य बाण सुधा को भेद गए, मगर बात तो सच ही थी, भले कड़वी सही। सुधा एक कामकाजी महिला है, सरकारी स्कूल में अध्यापिका। सुधा को मलाल रहता है कि वह आम गृहिणियों की तरह अपने घर को वक्त नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, मगर सुबह उसके पास टाइम नहीं होता और शाम को वह थक कर इतनी चूर हो चुकी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा बनाने की सोच भी नहीं पाती। सुबह सुबह 5 बजे उठती है, सबका नाश्ता खाना बनाकर 9 बजे तक स्कूल पहुंचती है, दोपहर 3 बजे तक स्कूल में व्यस्त रहती है। उसके बाद घर आते आते इतनी थक जाती है कि यदि घंटा भर आराम न करे तो रात तक चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। रात को रसोई समेटते समेटते 11 बज जाते हैं। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। इतनी व्यस्तता के बाद सुधा चाहकर भी सप्ताह के 6 दिन पति या बच्चों की खाने नाश्ते की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाती। एक रविवार का दिन उसे छुट्टी के रूप में मिलता है, मगर यह एक दिन बाकी 6 दिनों पर भारी पड़ता है। सबसे पहले तो वह खुद ही इस दिन थोड़ा देर से उठती, फिर सप्ताह भर के कल पर टालने वाले काम भी इसी दिन निपटाने होते हैं। मिलने जुलने वाले दोस्त रिश्तेदार भी इसी रविवार की बाट जोहते हैं। इस तरह रविवार का दिन मुट्ठी से पानी की तरह फिसल जाता है। क्या करे सुधा, अपनी ग्लानि मिटाने के लिए वह बच्चों को हर रविवार होटल में खाने की छूट दे देती है। धीरे धीरे बच्चों को भी इस आज़ादी और रूटीन की आदत सी हो गई है। सुधा महसूस करती है कि उसका घर रेखा भाभी के घर की तरह हर वक्त सजा सवरा नहीं दिखता। घर के सामान पर धूल मिट्टी की परत भी दिख जाती है। कई बार छोटे छोटे मकड़ी के जाले भी नजर आ जाते हैं। इधर उधर बिखरे कपड़े और जूते तो रोज की बात है। लॉबी में रखी डाइनिंग टेबल भी खाने के कम बच्चों की किताबों, स्कूल बैग, हेलमेट आदि रखने के ज़्यादा काम आती है। कई बार जब सुधा झुंझलाकर साफ सफाई में जुट जाती है तो बच्चे पूछ बैठते हैं, आज अचानक यह सफाई का बुखार कैसे चढ़ गया, कोई आने वाला है क्या। तब वह और भी खिसिया जाती। हालांकि सुधा ने अपनी मदद के लिए मंजू को रखा हुआ है, मगर वह उसके स्कूल जाने के बाद आती है, इसलिए जो जैसा कर जाती है उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। स्कूल में आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली सुधा भीतर ही भीतर अपना आत्मविश्वास खोती जा रही थी। यदा कदा अपनी तुलना रेखा भाभी से करने लगती कि कितने आराम से रहती है रेखा भाभी, घर भी एकदम करीने से सजा हुआ, अच्छे खाने से पति बच्चे भी खुश, दिन में 2-3 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम। और एक मैं हूँ, चाहे हज़ारों रुपए महीना कमाती हूँ, कभी अपने पैसे का रौब नहीं झाड़ती। जेठानी के सामने हमेशा देवरानी ही बनी रहती हूँ, कभी भी रानी बनने का गुरूर नहीं दिखाती। फिर भी अनूप ने कभी मेरी काबिलियत पर गर्व नहीं किया। बच्चे भी अपनी ताई के ही गुण गाते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो वे सब भी कहाँ गलत है। कहते हैं कि दिल तक पहुँचने का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, मगर मैं कहाँ इन दूरियों को तय कर पाई हूँ। जल्दी जल्दी जो कुछ बना पाती हूँ बस बना देती हूँ। एक सा नाश्ता और खाना खा खा कर बेचारे उब जाते होंगे। कैसी माँ और पत्नी हूँ, अपने परिवार तक को खुश नहीं रख पाती। सुधा खुद को कोसने लगती और फिर अवसाद के दलदल में थोड़ा और गहरे धंस जाती। क्या करूँ, क्या इतनी मेहनत से लगी नौकरी छोड़ दूँ। मगर अब यह सिर्फ नौकरी कहाँ रही, यह तो मेरी पहचान बन चुकी है। स्कूल के बच्चे जब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके अभिभावक बच्चों के सामने मेरा उदाहरण देते हैं, तो वे कितने गर्व के पल होते हैं। वह अनमोल खुशी को क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए गवा दूं कि पति और बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिला सकूं।
सुधा अक्सर खुद से ही सवाल जवाब करने लगती मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती। इसी बीच सुधा की स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई। उसने तय कर लिया कि इन पूरी छुट्टियों में वह सबकी शिकायतें दूर करने की कोशिश करेगी, सबका मनपसंद खाना बनाएगी, नई नई डिशेज बनाना सीखेगी, घर को एकदम साफ सुथरा और सजा कर रखेगी। छुट्टी का पहला दिन नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। भूख से अधिक ही खा लिए सबने। उन्हें संतुष्ट देखकर सुधा का दिल भी खुश हो गया। अनूप टिफिन लेकर ऑफिस निकल गया और बच्चे कोचिंग क्लास। सुधा घर को समेटने में जुट गई। दोपहर ढलते ढलते पूरा घर चमक उठा। लगा मानो दिवाली आने वाली है। अनूप और बच्चे घर लौट आए। आते ही बच्चों ने अपनी किताबें और बैग व अनूप ने अपनी फाइलें और हेलमेट लापरवाही से डाइनिंग टेबल पर पटक दिया। सुधा का मूड उखड़ गया मगर उसने एक लंबी सांस ली और सारा सामान यथा स्थान पर रखकर डाइनिंग टेबल फिर से सेट कर दी। सुधा ने रात के खाने में भी दो मसालेदार सब्जियों के अलावा रायता और हलवा भी बनाया। सजी डाइनिंग टेबल देखकर अनूप और बच्चे खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर सुधा भी खुश हो उठी। अब रोज यही होने लगा। नाश्ते में अक्सर मैदा, बेसन, आलू और अधिक तेल मिर्च मसाले का इस्तेमाल होता था। रात में भी सुधा कई तरह के व्यंजन बनाती थी। अधिक वैरायटी बनाने के चक्कर में अक्सर रात का खाना लेट हो जाता था और गरिष्ठ होने के कारण ठीक से हजम भी नहीं हो पाता था। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि अनूप ने एसिडिटी की शिकायत की। रात भर खट्टी ढकारों और सीने में जलन से परेशान रहा। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उसने सादे खाने और कई तरह के दूसरे परहेज बताने के साथ साथ 3,000 का दवाइयों का बिल थमा दिया। दूसरी तरफ घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के प्रयास में बच्चों की आज़ादी छिनती जा रही थी। सुधा उन्हें हर वक्त टोकती रहती कि इस्तेमाल करने के बाद अपना सामान प्रॉपर जगह पर रखे, मगर बरसों की आदत भला एक दिन में छूटती है। और फिर वैसे भी अपना घर इसलिए तो बनाया जाता है ताकि वहाँ अपनी मन मर्जी से अपने तरीके से रहा जाए। माँ की टोका टाकी से बच्चे घर वाली फीलिंग के लिए तरसने लगे क्योंकि घर अब होटल की तरह लगने लगा था। घर को संवारने और सबको मनपसंद खाना खिलाने की कोशिश में सुधा पूरा दिन उलझी रहने लगी। हर वक्त कोई न कोई नई डिश या नया आइडिया उसके दिमाग में पकता रहता। साफ सफाई के लिए भी दिन भर परेशान होती। कभी मंजू पर झल्लाती तो कभी बच्चों को टोकती। नतीजन एक दिन रसोई में खड़ी खड़ी सुधा गस खाकर गिर पड़ी। अनूप ने उसे उठाकर बिस्तर में लिटाया। बेटे ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद पता चला कि सुधा का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम की सलाह के साथ साथ मसालेदार, ज़्यादा घी व तेल वाले खाने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही लंबा चौड़ा बिल थमाया वह अलग। सॉरी अनूप, मैं एक अच्छी पत्नी और माँ की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी, सुधा ने मायूसी से कहा। पगली, यह तुमसे किसने कहा? तुमने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत के साथ निभाई है। मुझे गर्व है तुम पर, अनूप ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो फिर वे हमेशा रेखा भाभी की तारीफें, वह सब क्या है? सुधा ने संशय से पूछा। अरे बाबली, तुम भी गजब करती हो। पता नहीं किस आसमान तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा लेती हो, अनूप ने ठहाका लगाते हुए कहा। सुधा अचरज के भाव लिए मुंह खोले उसे देख रही थी। जब हमारी सगाई हुई थी उसके बाद से ही रेखा भाभी के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि नौकरी पेशा बहू आने के बाद घर में उनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि तुम उन पर अपने पैसे का रौब दिखाओ, बात बात में उनकी तारीफ करते हैं ताकि वे किसी हीन भावना से ग्रस्त न हो जाए। मगर इस सारे गणित में अनजाने में ही सही हमसे तुम्हारा पक्ष नज़रअंदाज होता रहा। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, अनूप ने शर्मिंदा होते हुए अपने कान पकड़ लिए। यह देख सुधा खिलखिला पड़ी। तो अब सजा तो आपको मिलेगी ही। आप सबको अगले 20 दिन और इसी तरह का चटपटा और मसालेदार खाना खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, इतनी बड़ी सजा नहीं। हमें तो वही सादी रोटी सब्जी चाहिए ताकि हमारा पेट भी हैप्पी रहे और जेब भी। क्यों बच्चों, अनूप ने नाटकीयता से कहा। अब तक बच्चे भी
वहाँ आ चुके थे। ठीक है, मगर सप्ताह में 1 दिन तो होटल जाने दोगे और हमें अपनी मनपसंद डिशेज़ खाने दोगे ना? दोनों बच्चों एक साथ चिल्लाए तो सुधा के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब